हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे बेस्ड होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट सवाल मैंने लिखा है कि टू स्टूडेंट परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट एंड ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड 2 रीडिंग ऑफ मास विच आर गिव्स बिलो। जो यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट ए और बी के द्वारा रीडिंग यहाँ पे दिया है 2 एक्सपेरिमेंट का। तो आपसे बोल रहा है ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए, इसमें करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा कि रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एंड रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। और ऑप्शन डी में दे रहा है रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। इसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर किया मेजर्ड टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल दिया है, व्हाट विल बी द रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे कि व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि 500 ml ऑफ 5m सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि the number of atom present in 1 moles of an element is equal to Avogadro's number. Which of the following element contain the greatest number of atom? ठीक है, मैं आपको सारा क्वेश्चंस रीड करके बता रहा हूँ, आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। देखो इसके बाद 6 क्वेश्चंस क्या है कि if the concentration of glucose in blood is 0.9 gram per liter, what will be the molarity of glucose in blood? 7 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। और 8th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस कंटेन 6.022 into 10^23 एटम मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 m H2SO4 ऑफ सॉल्यूशन में क्या होंगे। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देखेंगे कि द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O एंड 180 ग्राम, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो चलो एक एक करके अब सभी सवालों को समझते हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान देंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। ओके देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म एंड द सेम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, 2 स्टूडेंट जो है एक ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एंड ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड 2 रीडिंग ऑफ मास, और प्रत्येक ने मास के 2 रीडिंग को क्या किया, रिकॉर्ड किया, विच आर गिवन बिलो, ये दिया हुआ है रीडिंग। करेक्ट रीडिंग ऑफ मास 3 ग्राम, और जो करेक्ट रीडिंग था मास का बच्चों वो क्या था, 3 ग्राम था। एंड वन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है रीडिंग दिया है स्टूडेंट ए का एक्सपेरिमेंट 1 और 2, और रीडिंग बी स्टूडेंट के रीडिंग जो है एक्सपेरिमेंट 1 और 2 का है। इसका सबसे पहले हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। ओके, एवरेज निकालेंगे तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो एवरेज कैसे निकालोगे रीडिंग का, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर में, ध्यान देंगे कि एवरेज ऑफ रीडिंग जो है स्टूडेंट ए, ठीक है, एवरेज ऑफ रीडिंग ऑफ स्टूडेंट ए। तो बच्चों देखो स्टूडेंट ए का जो ये जो रीडिंग है उसका क्या एवरेज निकलेगा, तो 3.01 प्लस 2.99 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखो 2। और जब इसको आप ऐड करोगे तो देखो 2.99 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है ना। अब देखो दूसरा अगर हम लोग निकाल लेते हैं, एवरेज ऑफ रीडिंग ऑफ स्टूडेंट बी अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, एवरेज ऑफ रीडिंग ऑफ स्टूडेंट बी। तो स्टूडेंट बी का जो देखो हो जाएगा 3.05 प्लस 2.95 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 3.05 और प्लस 2.95 डिवाइडेड बाय 2। फिर से देखो 2.95 में 0.5 जोड़ेंगे तो 3 3/6/2, ये भी कितना हो जाएगा, 3।
अब आप देख रहे हैं कि हमने जो स्टूडेंट ए का जो एक्सपेरिमेंट का जो रीडिंग था उसका एवरेज निकाला और बी के जो एक्सपेरिमेंट है उसका हमने रीडिंग एवरेज निकाला, तो दोनों एवरेज हमें 3 ही मिल रहा है। और आप यहाँ पे देखो करेक्ट रीडिंग ऑफ मास भी देखो 3 ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो बच्चे ए और बी है, दोनों स्टूडेंट ए और बी है, उनका एक्यूरेट यहाँ पे देखो जो करेक्ट रीडिंग ऑफ मास है उसी के आसपास इनका एवरेज निकल रहा है, ट्रू वैल्यू दे रहे हैं। इनका मतलब इनके जो डेटा है, जो इनके रिजल्ट है वो प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रिसाइज भी और एक्यूरेट। याद करो मैंने आपको पढ़ाने के दौरान लेक्चर 2 या 3 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके, शायद लेक्चर 1 में ही मैंने बताया था, लेक्चर 1 ही देखना, वहां पे देखना प्रिसाइज और एक्यूरेट का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। बात समझ रहे हो ना? तो ये जो है देखो एवरेज वैल्यू हम लोग निकाले, एवरेज वैल्यू से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं बाकी ऑब्जर्वेशन को देख के कि कौन ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट है। तो करीब करीब जो करेक्ट रीडिंग था उसके आसपास, ये उसके आसपास क्या है, यहाँ पे तो एग्जैक्ट वही रीडिंग दिख रहा है। इसका मतलब कि स्टूडेंट ए और बी जो है जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो उनका जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी है। इसके बाद रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बहुत प्रिसाइज एक्यूरेट, तो सिर्फ बी का यहाँ पे बोल रहा है, जबकि ए और बी दोनों का यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट्स सही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बी को ही हम करेक्ट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बहुत प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एंड रिजल्ट ऑफ बी आर बहुत प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। अच्छा, बी का भी प्रिसाइज और एक्यूरेट है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, अब तो कंफ्यूजन होगा। मैं बी को तो टिक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा भी और कंफ्यूजन को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ये हो रहा है, देखो बच्चों, इसका जो एक्सपेरिमेंट 1 हुआ था उसमें जो रिजल्ट दिया था 3.01 दिया था, और ये देखो 2.99 है। तो 3.01 और 2.99 में अगर देखा जाए तो नियरेस्ट वैल्यू 3 है। अच्छा, और यहाँ पे देखो 3.05 और 2.95 है, और ये 3 से उतना नियरेस्ट नहीं है, ठीक है, जितना ये दोनों डेटा 3 से नियरेस्ट है। तो अब इस तरह का जब ऑप्शन होगा तब तो हमें कंफ्यूजन होगा, तो मैं ऑप्शन डी को इनकरेक्ट कहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटे छोटे वैल्यू पे अगर हमें डिसाइड करना है तो ए जो है वो ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट दे रहा है। चलो, ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि दोनों का रिजल्ट जो है ट्रू वैल्यू के आसपास आ रहा है, तो दोनों प्रिसाइज और क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। लेकिन रिजल्ट देखो बच्चों, यहाँ पे क्या मिलेगा, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए जो होगा वो ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होगा, जबकि बी का नहीं लेंगे। रीजन, क्योंकि बी का जो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिफर है। ठीक है ना? 3 से देखो थोड़ा सा दूरी में है, 3.05 है, 3.01, ये दोनों में कंपैरिजन अगर करेंगे तो कौन आएगा, ए जीतेगा और बी हारेगा। तो फाइनली हमें ऑप्शन बी को करेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? चलो, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल रहा ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत केयर करना है हम लोग को जब इस तरह का ऑप्शंस मिल जाए। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या करेंगे कि मेजर्ड टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल दिया है, व्हाट विल बी द रीडिंग बी इन सेल्सियस स्केल। याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन जो है, ये जो स्केल है उसका हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो हमने लिया था सेल्सियस माइनस, मान लो सेल्सियस स्केल है तो सेल्सियस माइनस हमने आइस पॉइंट लिया था, याद है, बटा स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट लिया था। तो स्टीम पॉइंट जो होता है सेल्सियस में बच्चों 100 होता है, आइस पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। और फ़ारेनहाइट स्केल F हो गया, और इसकी जो आइस पॉइंट होती है 32 होती है। ठीक है, और इसका जो स्टीम पॉइंट होता है 212 होता है, और आइस पॉइंट जो होता है वो 32 हो गया। ओके, तो देखो ये C/100 अपॉन जो हो जाता है बच्चों F माइनस 32/180 होगा। ये 0 से 0 गया, 2 5 जा 2 9 जा। तो देखो आपको एक रिजल्ट मिल गया C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। बात समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे देखो फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में हमसे पूछ रहा है, तो C हमें पूछ रहा है, तो C/5 इक्वल टू F। F देखो कितना दिया है 200,
कितना दिया है 200। 200 में से हम 32 घटाएंगे डिवाइडेड बाय 9। बात समझ रहे हो ना। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो देखो ये 9c हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 5 इंटू 200 में से 32 घटाओगे तो 200 में से 32 घटाओगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 168 बचेगा। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9। अच्छा 9 अभी नहीं लेंगे ना, अगर 9 हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से 9 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये c है ना, c/5 इक्वल टू इतना, तो c बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 168 डिवाइडेड बाय 9। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, 4 34, 5 इकाई 5 3 8, 840 होगा डिवाइडेड बाय 9। अब आपको करना क्या है कि 840 में 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो रफ में आप डिवाइड कर लेना, 840 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 8 72, 9 9 81 हो जाएगा ना, 3, फिर 9 तिया 27 हो जाएगा, यहाँ पे 3, फिर 9 तिया 27, 3 3 आते रहेगा। तो आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो व्हाट विल बी द मोलरिटी। तो मोलरिटी जो होता है बच्चों कैसे फाइंड करते हो, मोलरिटी ये कैपिटल M का निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना, याद रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकालोगे गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास देखो कितना दिया है 5.85 ग्राम, ओके। और हमें मोलर मास निकालना है किसका, NaCl का। तो NaCl का जब मोलर मास निकालोगे तो सोडियम का 23 हो जाएगा और ये क्लोरीन का 35.5 होगा, तो ये 58.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 58.5। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो 500 मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1000 से डिवाइड हुआ, जो ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान देंगे इसको कैसे हम लोग कट करेंगे। तो देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पर। तो ये देखो 5.85 है, ठीक है ना, और ये है 58.5। यहाँ पे 1000 ले लिए हैं और नीचे है देखो 500 है। क्लियर है ना। तो देखो ये क्या है, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 2 गो शून्य आएगा, यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 1 शून्य आएगा। तो ये 585 से 585 कैंसिल, ये 500 दूना 1000, यहाँ पे एगो 0 गया और 2 पंचे 10, तो 1/, कितना बचा 5 बचा। तो 1/5 जो होगा बच्चों वो कितना के बराबर होगा, तो 5 2 जा 10, तो 0.2 के बराबर होगा। तो यही 0.2 कैपिटल M बोलो या मोल पर लीटर बोलो। बात समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 500 ml ऑफ 5m सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V1 है, मोलरिटी मान लो M1 है। अब आप इसमें क्या किए, आपने इसमें डाइल्यूशन किया तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे, सिर्फ वॉल्यूम V2 हो जाएगा और मोलरिटी क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। तो चूंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों में बराबर है, N1 मान लो इसमें N1 मोल्स, ये N2 मोल्स और N1 किसके बराबर है, N2 के बराबर है। तो जब N1 N2 के बराबर होगा तो M1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। M1 V1 कितना के बराबर होगा बच्चों, M2 V2। तो देखो M1 500 ml दिया है, ml, ठीक है ना, और सॉरी ये तो वॉल्यूम है ना। तो M1 कितना दिया है, M1 5 दिया है और वॉल्यूम कितना दिया है 500 दिया है, ओके। इज डाइल्यूटेड विथ 1500 ml, 1500 ml सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द मोलरिटी। तो हमसे M2 पूछ रहा है और वॉल्यूम दिया है 1500। कितना दिया है 1500। तो आप M2 फाइंड कर सकते हो बिल्कुल इजी वे में। तो 5 इंटू 500 कर देना डिवाइडेड बाय 1500। तो इसमें आप काटोगे तो देखो 5 दिया 15, तो 5/3 आ जाएगा। तो 5/3 डिवाइड करना
3 1 जा 3 और ये 2, 3 6 का 18, फिर 3 6 का 18 तो 1.66 आ जाएगा, 1.66 m। क्लियर है ना? चलो इसके बाद समझो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अब देखो यहाँ पे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। हाँ, तो विच ऑफ द एलिमेंट ग्रेटेस्ट, तो देखो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए तो आपको अब सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बगैर कैलकुलेशन किए मुश्किल है ना। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले मोल्स को, क्योंकि नंबर ऑफ एटम हम तभी निकालेंगे जब हमें इसके मोल्स पता हो। क्योंकि नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपको 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 को नंबर ऑफ मोल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा मुश्किल मेरा सवाल है लेकिन आसान भी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो हीलियम का। इसका निकाल लो हीलियम का। तो हीलियम का देखो मास दिया है 4 ग्राम दिया है, मोलर मास 4 होता है, तो ये 1 मोल हो गया। अब निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स किसका, निकाल लो सोडियम का, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम 46 है और ये हो गया 23। इसका मतलब इसके 2 मोल्स दिए हैं। कितने दिए हैं, 2 मोल्स। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, क्योंकि मोल्स ही डिसाइड कर सकता है कि कितने एटम्स ज़्यादा हों, किसके पास ज़्यादा एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हो जाएगा 0.40, और कैल्शियम का जो मोलर मास होता है वो 40 होता है, 40। इधर सम लोड आएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, आएगा, देख लो 40 ग्राम है ना, तो 0.40 डिवाइडेड बाय कितना, 40। अब क्या करोगे बताओ, अब हम लोग इसको 40 को 40 से काट देंगे, तो 1 बाय कितना 0.01 हो जाएगा, तो 0.01 मोल हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको निकालना होगा हीलियम के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम के मोल्स निकालोगे तो 12 ग्राम, हीलियम 4 होता है तो 3 मोल्स। तो देखो बच्चों सबसे ज़्यादा मोल्स किस में मिल रहे हैं हमें, हीलियम के मिल रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, बताओ, हीलियम के पास होंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा था ना कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, विच इज द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। हेंस लिखेंगे चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज लार्ज, सो नंबर ऑफ एटम जो होंगे, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होगा, विल हैव एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है ना। हीलियम के पास सबसे ज्यादा, अच्छा कितने ग्राम हीलियम के पास, तो एटम ऑफ 12 ग्राम हीलियम के पास। कितने ग्राम बच्चों, 12 ग्राम हीलियम के पास जो होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड 0.9 ग्राम पर लीटर दिया है, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे हमें मोलरिटी फाइंड करना है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स देखो 0.9 ग्राम पर लीटर दिया है, ठीक है। तो 0.9 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हो गया कि 1000 ml सॉल्यूशन जो है उसमें 0.9 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना। क्या करेंगे, 0.9 ग्राम पर लीटर मीन्स हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे सबसे पहले। तो क्या इंडिकेट करेंगे, तो इंडिकेट करेंगे कि 1000 ml बोले तो 1 लीटर, क्या कह सकते हो, 1 लीटर का मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया, मीन्स 0.9 मीन्स, अच्छा यहाँ पे तो मीन्स लिखे दिए हैं ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे 0.9 ग्राम पर लीटर मीन्स 1000 ml या 1 लीटर कंटेन 0.9 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है ना। इतना ग्लूकोज कंटेन कर रहा है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ
मोल्स निकाल लो ग्लूकोज को, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तभी जाके आप मोलिडिटी फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.9 बटा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज ले लेंगे। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालोगे? ग्लूकोज की फार्मूला C6H12O6, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 गुना 16, तो 12 पंचे 60, 12 छक 72 प्लस 12 16 छक्का 6 6 36 6 3 6 का 6 3 9। अब सबको जोड़ना पड़ेगा, 96 72 और 12 जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 10 के 0 9 7 16 1 17 1 18, कितना आ रहा है बच्चों? 180 आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? गिवन मास तो 0.9 ग्राम मास हमने निकाला बटा मोलर मास, इतना ले लेंगे। ओके, अब हम लोग मोलिडिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मोलिडिटी जो फाइंड करेंगे वो सॉल्यूशन का, देखो यहाँ पे पर ग्राम पर लीटर ही है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर में ही मौजूद है, ठीक है ना। तो मोलिडिटी जो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 0.9 बटा 180 ही हो गया। क्लियर है ना? 180। अब क्या करोगे? यहाँ से देखो दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0 आ जाएगा। ओके, अब आप क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पर 0.9 है तो 9 हो गया बटा 18 कर दिए, 18 ले लिए यहाँ पे, और ये 10 ऊपर भेज दो 10 पे पावर -2। ओके, 1 0 और अगर हम यहाँ पे दे देते 90 बटा 18, तो ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा? -3 होगा, तो 18 पंचे 90, तो 5 इंटू 10 पे पावर -3, ठीक है। ये हो जाएगा मोलिडिटी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? पूछा था ना व्हाट विल बी द मोलिडिटी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 पे पावर -3, तो इसमें ऑप्शन ये करेक्ट होगा 0.005 m। ओके, ये वाला ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर। 7 में देखो व्हाट विल बी द मोलिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ HCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चों मोलिडिटी निकालने की फार्मूला जो होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लेते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 18.25 ग्राम HCl लेंगे गिवन मास बाय मोलर मास हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 में 1 जोड़ेंगे तो 36.5 हो जाएगा। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो देखो ये 500 ग्राम दिया है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम में। ओके, अब देखो आपको इसको डिवाइड करना होगा, तो 18.25 बाय 36.5 इंटू 1000 बट्टा कितना? 500, तो 500 दूना कट जाएगा। क्लियर है ना? 1 0 आप यहाँ पे बैठा सकते हो, ठीक है। तो बैठाओगे तो देखो ये कितने बार में आ जाएगा? 18 दूना 36 और 25 दूना 50, तो ये 2 बार में आई थिंक पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2 को कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा? 1 m मोलिडिटी होगा। ओके, अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इतना m H2SO4। तो फिर तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कैसे निकालेंगे बताओ? 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन इतना एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, और फिर बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 m H2SO4, और हमारे पास ऑप्शन दिया है इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स। तो देखो बच्चों, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। तो कैसे बनाया जाए इसको? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस। तो 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। एटम बोलो, आयन बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, कुछ भी। तो यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल्स बात कर रहा है तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हमसे सवाल में बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ इतना MH2SO4। तो इसके लिए ना सबसे पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ क्या निकाल लो बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर का मतलब 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। अब नंबर ऑफ मोल्स किसका हमें निकालना है, H2SO4 का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालोगे तो देखो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, मोलिडिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेना और बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना। ओके, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके पास मोलिडिटी 0.02, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है H2SO4 का, और वॉल्यूम दे दिया है बच्चों 100 ml। तो 100 ml को 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका इक्वल है। ओके, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीलीटर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इससे एगो जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, 100 हम लोग इसको नीचे ले आते हैं। तो ये 0.02 बटा 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, H2SO4 का निकल जाएगा। ओके, अब क्या करोगे, देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 इंटू 10 पे पावर -3 आ जाएगा, होगा ना। देखो एक जीरो हमने इसको दे दिया तो 2.0 इंटू 10 पावर -3। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा, H2SO4। ओके, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इतने एटम या मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू क्या करना, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो नंबर ऑफ मोल्स इतना आ गया और एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो 2 इंटू 10 पे पावर -3 को मल्टीप्लाई कर देना 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। समझ में आ रहा है ना। ये जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा किसका, H2SO4 का। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.044 इंटू 10 पे पावर 23 में 3 गया तो 20 हो जाएगा। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो 1.2044 भी लिख सकते हैं इंटू 10 पावर 21। लेकिन हमें यहाँ पे यही आंसर, हमारे पास इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, तो 12.044। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अब आसान आसान क्वेश्चन सब है। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास परसेंटेज निकालना है ऑफ किसका, कार्बन का। तो कार्बन का मास 12 और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 12, CO2 है ना। तो 12 और 2 इंटू 16 तो 32 और 12 44 हो जाएगा। तो ये 44 हो गया। अब मास परसेंटेज है तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 छक 12, 2 को 22 से किए, 2 को 3 से किए, 2 को 11 से किए, तो 300 बट्टा कितना आ गया 11। अब 300 बट्टा 11, इसका मतलब 11 से डिवाइड करना पड़ेगा 300 में। तो 11 3 33 ज़्यादा हो जाएगा। 11 दूना कितना हो जाएगा 22। तो 10 में से 2 गया 8 गया, 11 सत्ते 77। तो ये 3 फिर 0 बैठा है तो 11 दूना 22, 27.27 आ रहा है लगता है ना। ओके, फिर 11 दूना 22 हो गया ना, तो 2 ये 22 हो गया। 10 में से 2 गया 8, 11 सत्ते 77, तो 27.27%। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट सवाल। बोल रहा था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड आर CH2 और 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये तो बहुत आसान है। एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लो। ठीक है, तब तो एन निकल पाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास CH2 है तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 इंटू 1, ऑक्सीजन 16। तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 30 हो जाएगा ना। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, एन मॉली कितना ग्राम होगा। मॉलिक्यूलर मास जो है बच्चों ये दिया हुआ है 180 ग्राम।
तो हम क्या करते हैं, एन निकाल लेते हैं। यही तो एन का जरूरत है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। तो एन निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास बट्टा एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्या पढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया बच्चों 180, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो गया 30। तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। तो यही 6 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है CH2O को। तो CH2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, C6 कर देंगे, H 2 छक 12, H12 O6, तो ऑक्सीजन। यही आंसर होगा, C6H12O6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आई होप आपको 10 सवाल अच्छे समझ में आया होगा। ओके, आसान सवाल था और सारे के सारे NCERT एग्जाम्पलर से थे। ओके, थैंक यू।